खतरे के बीच ये विशेष शो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने इस वक्त हाहाकार मचा रखा है। कितना डरें, कितना सावधान रहें, कब तक इस महामारी से मिलेगा छुटकारा, तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको आइए कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। नए मामले 1,68,063 मामले, मौत 277, सक्रिय मामले 8,21,446, यानी कि ये ताजा अपडेट, ताजा आंकड़े लगातार लोगों में एक डर पैदा कर रहा है, क्योंकि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र 19.92% केसेस महाराष्ट्र से हैं, 58.08% केसेस इन 5 राज्यों से हैं। हम आपको 5 राज्य वो दिखा रहे हैं: कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 33,470 नए मामले, दिल्ली में 19,166, पश्चिम बंगाल में 19,286, कर्नाटक में 11,696 मामले। और ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ दरअसल इशारा कर रहा है कि कैसे अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच कैसे आंकड़ा लगातार इस ग्राफ के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। 90,928, उसके बाद 7 जनवरी को 1,17,100, 8 जनवरी को 1,41,986, वही 9 जनवरी को 1,59,632, 10 जनवरी 1,68,063 और वही 11 जनवरी को 1,79,723, यानी कि लगातार ये बढ़ता आंकड़ा। और उस पर अब गाइडलाइंस भी चेंज हो रही हैं। संक्रमित के संपर्क में आने पर जांच की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स ना हो। ये नई गाइडलाइंस दरअसल जारी की गई है दिल्ली सरकार की ओर से। अत्यधिक जोखिम की श्रेणी में होने पर ही जांच जरूरी है, यानी कि ये गाइडलाइंस अब बदल दी गई हैं। अत्यधिक जोखिम का मतलब ज्यादा उम्र, गंभीर बीमारी वाले लोग ही अपना टेस्ट कराएं, यानी कि अगर एक जो निर्धारित एज है उससे ऊपर आपकी एज है तभी आप टेस्टिंग के लिए जाएं और वहां पर अपनी टेस्ट कराएं। साथ ही हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार ये आंकड़ों के मद्देनजर अब दिल्ली सरकार डीडीएमए के साथ मिलकर बैठक कर चुकी है, गाइडलाइंस को बदल चुकी है। लेकिन अब ये कहा गया है दिल्ली सरकार की ओर से और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कि घर बैठे ही इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विशेष रूप से मुंबई में। तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। तो हमारे 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फिक्की के स्वस्थ भारत टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ हैं। मेडिका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर आलोक राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाजन इमेजिंग के संस्थापक और चीफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष महाजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल के कंसल्टेंट और महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लांसलॉट पिंटो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर लाल आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस टेस्टिंग को लेकर जारी की गई हैं, दरअसल इसको लेकर सीधे और सरल शब्दों में हम ये समझना चाहते हैं कि किसको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए अगर परिवार में 1 या 2 लोग संक्रमित हैं। डॉक्टर लाल, जिन जिन लोगों को सिम्टम्स होते हैं, जैसे रनिंग ऑफ द नोज, गले में खराश होना, बुखार, फटीग, हेडेक, इन लोगों को तो बिल्कुल ही टेस्ट कराना चाहिए। इनकी जो अराउंड जो लोग हैं, जो इमीडिएट विसिनिटी में है, उनको भी टेस्ट कराना चाहिए। और उसके बाद ये जो इनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इनको घर पे ही रखना चाहिए। और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको अभी कराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 हमारी तरफ से मेडिकल फ्रेटर्निटी में चीजें मुद्दे आ रहे हैं कि अगर मैं पॉजिटिव हूं और मेरे साथ वाले घर वाले उनको टेस्ट कराएं, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, हमारी राय यह है कि उनको जरूर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो और लोगों को जाके वो फैला सकते हैं।
तो हमारे ये हमारी टेस्टिंग का आजकल स्ट्रेटेजी है। और जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर, या जो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, उन सब के टेस्ट होने चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और कई मामलों में कई डाउट्स भी क्लियर करती हुई जानकारी आपकी डॉक्टर लाल। डॉक्टर हर्ष महाजन का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर हर्ष महाजन, सेकेंड वेव और थर्ड वेव दो अलग अलग टाइप के वायरस ने हमें जकड़ा, लेकिन जो सेकेंड वेव में परिस्थिति बनी हुई थी जहां पर लंबी लाइनें टेस्ट के लिए देखी गई, इस बार परिस्थिति दरअसल वैसी नहीं है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस में तब्दीली की है ताकि जो लॉजिस्टिक्स है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। सेल्फ टेस्टिंग किट्स लाई गई हैं, कई लोग घर बैठे ही टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में इन टेस्ट को कहां तक मानकों के अनुसार माना जाए? क्या ये टेस्ट फूल प्रूफ होते हैं या फिर आरटीपीसीआर ही फूल प्रूफ है? इसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार। आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यही बेस्ट टेस्ट है। पर अगर हम देखें तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो फाइनाइट है, वो सीमित है। तो इसके चलते जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, जो कि घर में भी किए जा सकते हैं, वो किट्स अवेलेबल हैं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वो भी उतने अच्छे तो नहीं है जितना आरटीपीसीआर है, पर फिर भी घर में आप टेस्ट करेंगे और अगर आप संक्रमित हैं तो चांस है कि वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपको, जैसे डॉक्टर लाल ने भी कहा, सिम्टम्स हैं, आपको बुखार है या नाक बह रहा है, खांसी है, और वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उसके बाद आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट भी करा लेना चाहिए, क्योंकि जो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, होम किट्स हैं, इनकी जो सेंसिटिविटी है वो सीमित है। वो 30 से 60% के करीब इसकी सेंसिटिविटी है, जबकि आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी बहुत अधिक है। हाँ, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तब ये सेंसिटिविटी और कम हो जाती है। तो इनका अपना रोल है, सीमित रोल है, पर ये देखते हुए कि हर एक का हम आरटीपीसीआर नहीं कर पाएंगे। स्पेशली ओमिक्रॉन वेव में हम देख रहे हैं कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत है, 1 लाख टेस्ट हम कर सकते हैं आरटीपीसीआर के भी। तो इतनी सीमित नहीं है जितनी की डेल्टा वेव में थी, जो दूसरा वेव आया था कंट्री में। तो उसके बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, आरटीपीसीआर की कैपेसिटी भी बहुत अधिक है। पर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, जो होम टेस्ट किट्स हैं, उनका भी अपना रोल है। और अगर ये टेस्ट हम 2 बार कर लें 6 घंटे के अंतर में, तो इसकी पॉजिटिविटी रेट और बढ़ जाता है। डॉक्टर लांसलॉट भी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर लांसलॉट, क्योंकि मुंबई से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मुंबई में खास तौर पर एक महानगर जहां पर ये माने कि लगभग हर चौथे व्यक्ति को इस वक्त ये संक्रमण है, वहां पर अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, बाकी 4 अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, या फिर अगर टेस्ट करा रहे हैं तो उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी की गाइडलाइंस काफी सख्त हैं, आपके घर को सील किया जा सकता है। ऐसे में कई लोग इसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल नंबर्स आ रहे हैं, उनसे कितने ज्यादा हम नंबर्स माने कि इस वक्त मुंबई या फिर पूरे महाराष्ट्र में मौजूद है? नमस्कार नेहा, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, मेरे हिसाब से टेस्टिंग 2 मायने रखता है। एक तो इंसान यूजुअली आइसोलेशन थोड़ा ज्यादा सीरियसली करता है एक बार टेस्ट करने के बाद, और दूसरे ट्रीटमेंट के हिसाब से अर्ली डायग्नोसिस। हमारे पास 2 एंटीवायरल्स है राइट नाउ। देयर रेमडेसिविर जो अर्ली यूज में थोड़ा मायने रखता है, एंड देयर मोलनुपिराविर। नाउ ये 2 ड्रग्स जो यूज करते हैं हम, वो बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में यूज करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स में टेस्टिंग सिर्फ आइसोलेशन के हिसाब से मायने रखता है। एंड दैट्स व्हाई टू मी इट्स ओके अगर एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स थोड़ा देर वेट करें, अगर सिम्टम्स नहीं हुए तो अगर वो उनकी नई टेस्टिंग से अगर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम हो जाता है और सिर्फ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स टेस्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर एज वेल। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक हम सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, एंड डेल्टा ऑलरेडी वाज मोर ट्रांसमिसिबल देन अल्फा। तो आई थिंक इट वुड बी फेयर टू अज्यूम दैट हम देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को देख रहे हैं, कि घर में एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो ऑलमोस्ट सर्टेनली घर के जो आसपास लोग हैं वो भी इन्फेक्ट होते हैं।
I think one way of looking at the actual number of cases would be to look at the number of home kits which are being sold. And even if a small fraction of those home kits are positive, I think the number would be maybe double the actual number that we are seeing. Maybe, but ये मेरा guess है, just based on how transmissible this seems. डॉक्टर आलोक राय भी हमारे साथ लगातार बने हुए चर्चा में। डॉक्टर आलोक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले जेनोम सीक्वेंसिंग करी जा रही थी तो ये तय कर पाना काफी हद तक मुमकिन था कि ओमिक्रॉन संक्रमण है या फिर डेल्टा वेरिएंट से आप ग्रस्त है, लेकिन अब सारों जितने भी संक्रमित लोग हैं सभी का जेनोम सीक्वेंसिंग कर पाना मुमकिन नहीं है और सरकार भी ये साफ कह चुकी है कि ऐसे टेस्टिंग से सबको नहीं गुजरना होगा। ऐसे में क्या हम अपने जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उससे ये ठीक तौर पर डिसाइफर कर सकते हैं कि आपको डेल्टा वायरस से ग्रस्त हैं आप या फिर ओमिक्रॉन से? नमस्कार नेहा, थैंक यू वेरी मच। इस समय लहर चल रही है, थर्ड वेव देश में है। सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज है और बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल है, बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। और ज्यादातर लोग, पिछली बार जब डेल्टा वेव आई थी पिछले साल, तो लोग सीरियस हो रहे थे, सीरियसली बीमार पड़ रहे थे और 70-75% लोगों को ऑक्सीजन लग रही थी। इस बार ऑक्सीजन लगना एकदम कम हो गया, बहुत कम हो गया है। आईसीयू में उनका आना और भी कम हो गया है, क्योंकि ये जो नई वायरस है ये ज्यादातर आपकी सांस की नली में ही रहती है, नाक में रहती है, इसीलिए फैलती ज्यादा है और लंग्स में जाके ये ग्रो नहीं करती है। तो सिम्टम तो बड़े साफ साफ है। जहां मरीज ने कहा आज जो है मेरी नाक बह रही है, गले में खिचखिच हो रही है, मैंने कहा भैया आराम कर लो, घर पे, तुम्हारे घर पे रहना, तुमको ओमिक्रॉन हो गया है। अब इस समय ये सोचना कि ये ठंड लग गई है प्रॉब्ली सही नहीं होगा। सबको ओमिक्रॉन हो रहा है और पिछली बार की तरह ना घर में एक आदमी को होता था, इस समय घर में हर आदमी को होता है। वाइफ को होता है, हस्बैंड को होता है, नौकर को होता है, ड्राइवर को होता है, पड़ोसी को होता है। हर आदमी एक साथ इकट्ठा हो रहा है और इतनी ट्रेसिंग कैपेबिलिटी ये कराना हमारे संभव ही नहीं है और हम लोग के लिए मैनेज करना भी संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से जस्ट सिंपल, जहां पे आपको लगे किसी गले में तकलीफ हो रही है, वही डायग्नोसिस है इस समय आज की तारीख में कि शायद आपको ओमिक्रॉन हो गया, घर पे रहिए, क्योंकि आपके घर में हर आदमी को होगा। जो एसिम्टोमेटिक है उनको कोई जरूरत नहीं टेस्ट कराने की, जो सिम्टोमेटिक है खाली वही लोग टेस्ट कराएं और वही लोग की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करें। लेकिन आजकल इस समय गले की खिचखिच, नाक का बहना और हल्का बुखार ओमिक्रॉन के 100% लक्षणों में से है। और डॉक्टर आलोक की ही बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लाल का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर लाल, जिस तरीके से डॉक्टर आलोक बता रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो टेस्ट ना कराएं, हल्के सिम्टम्स हैं, गले में खराश है, आपको फीवर है, इसको लाइटली ना लें, लेकिन दवा क्या लें? क्योंकि दवा को लेकर भी तमाम डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। उनका ये कहना है कि आइवरमेक्टिन से इसे ठीक किया जा सकता है, कुछ डोलो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। कई बार लोग अपने घरेलू डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं, कई बार खुद ही मेडिसिन खा लेते हैं। क्या करें? तो इसका जो समाधान है वो बेस्ट यही है कि एसिम्प्टोमेटिक अगर आप हैं पर आपके घर में पॉजिटिव लोग थे तो हमारी नजरों में एक आपके ऊपर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तभी आंसर कर सकते हैं जब आपकी टेस्टिंग होगी। एसिम्प्टोमेटिक जो सड़क पे घूम रहा है सबके, उसको तो वो तो एसिम्प्टोमेटिक है ही, पर अगर आपके उसी कमरे में कोई बंदा रह रहा है और वो अगर एसिम्प्टोमेटिक है पर पॉजिटिव है और आप उसका टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो बाहर जाके और लोगों को फैलाएगा और लोगों को फैलाने के साथ आप फिर यही आर्गुमेंट दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर ओल्डर, व्हाट अबाउट पीपल हु हैव गॉट कोमॉर्बिडिटीज, और जो बच्चे हैं और उनको भी साथ आजकल सुना है कि ओमिक्रॉन में बच्चे भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था किस चीज का, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? मेडिसिन क्या लें डॉक्टर लाल? क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए इस स्टेज ऑफ डिजीज के लिए गरम सेलाइन गार्गल्स, नमक डाल के जो गरारे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट है ये हमारे गले में और नाक में, नाक की छाती के अंदर रहता है। तो अगर आप 2 बारी गर्म पानी से गरारे करें नमक डाल के तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। डॉक्टर महाजन, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि कैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, उन्हें टेस्ट कराना जरूरी है। सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये
कि जिस दिन आप टेस्ट करा रहे हैं, अगर आप उस दिन कोई भी सिम्टम महसूस नहीं कर रहे हैं, उस दिन आपका टेस्ट भले ही नेगेटिव आए, तो क्या उसके बाद 4 या 5 दिन बाद आपको फिर टेस्ट लेने की जरूरत है? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, क्योंकि जो ये वायरस है, कोई भी वायरस है, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच LNJP अस्पताल के बाहर इस वक्त अरविंद केजरीवाल, जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 ICUs हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी जरूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल और है अरविंद, जैसे आपने खुद ने कहा कि 136 में से 130 मरीज वो हैं जो कोमॉर्बिड हैं और कोमॉर्बिड होने के बाद उनको इन्फेक्शन यहाँ मिला, तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की ज्यादा हुई है, तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया है? क्योंकि आज ये ऑर्डर भी निकाला है आप लोगों ने। नहीं, मैंने वही कहा कि वो लोग किसी और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आए थे और इंसिडेंटली उनको कोरोना भी मिला, तो वो जिस भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे उस बीमारी का इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंसर का इलाज कराने आया, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है और कोरोना का भी इलाज चल रहा है। वो मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर था वो कराने आए, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कराने आए, उसका तो इलाज चल ही रहा है। अस्पताल हमारे पूरी तरह से इक्विप्ड है उस बारे में। सर, लेकिन उन लोगों को निश्चिंत करा जाएंगे, क्योंकि जब आपने ये नए आदेश पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां लगनी ही थी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन जैसी स्थिति के लिए। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। लगता है दिल्ली में कोविड की पीक आ चुकी है या कब तक आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 50-60 हजार पीक के टाइम पे आएंगे, आपको क्या जानकारी है? कोई भी कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे, 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे। तो 20-22,000 के करीब मामले और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार हैं। ये क्योंकि मैं जो बात सवाल में पूछा था उसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आसपास की जो यूनिट है, क्या ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा। DDMA की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे NCR को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे NCR के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। थैंक यू। दिल्ली के CM को सुन रहे थे आप। और डॉक्टर महाजन, पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ी हुई थी, और दूसरा सवाल आपसे यही जुड़ा हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सभी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार हैं, लेकिन सर वायरस के बारे में तो हमें धीरे धीरे ही पता लगता है। डेल्टा में भी हमने यही स्थिति देखी थी कि जब वायरस लगभग खत्म होने की कगार पर था, तब हम लगभग 80 से 90% उस वायरस के बारे में जान पाए। यही स्थिति ओमिक्रॉन के साथ है। नेहा, पहले आपका पहला सवाल, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और संक्रमित हो सकते हैं बट एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें जब हम टेस्ट करते हैं डे 1 पे, तो हो सकता है वो नेगेटिव आए, क्योंकि वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो काफी 2 दिन से लेके 14 दिन तक हो सकता है। एवरेज उसका कोई ओमिक्रॉन के केस में 3-4 दिन है। तो हमें दोबारा भी टेस्ट करना चाहिए 5वें दिन, ये देखने के लिए कि वो कहीं संक्रमित तो नहीं है। डॉक्टर लाल ने बहुत क्लियरली कहा कि एसिम्प्टोमेटिक हो भी और बाहर से आया है तो हो सकता है, स्पेशली अगर वो इंग्लैंड USA से आया है जहां बहुत ही फैला हुआ है ओमिक्रॉन, तो वो बीमारी को अंदर ला सकता है, और ये 5वें दिन जो हम टेस्ट करेंगे उसका पॉजिटिव होने का चांस काफी हाई रहता है।
दूसरी बात रही, हाँ ये बहुत सही बात है कि डेल्टा में भी धीरे धीरे हमें उसका पता चला। बिगिनिंग में डेल्टा भी हमें लगता था कि इतना उसमें सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। वैसे ही ओमिक्रॉन है, अभी कोई 1.5 महीने के करीब हुआ है कि ये दुनिया भर में है, पर इस पे जो अभी रिसर्च की गई और जो देखा गया है जनरल पब्लिक में जब ये इन्फेक्शन हुआ, एक फर्क ये है कि ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा है, वहां ये 70 गुना अधिक है, इसलिए ये आसपास इन्फेक्शन फैलाने में बहुत सक्षम है। पर लंग्स को ये 1/10 अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो सीवियर डिजीज है वो अभी तक देखी नहीं गई है। दूसरी बात जो फर्क है मार्च अप्रैल के इन्फेक्शन में और आज के इन्फेक्शन में, ज्यादातर लोग या तो पहले संक्रमित हो चुके या उनको इन्फेक्शन लग गया या संक्रमित हुए और इंजेक्शन वैक्सीन लग गया। इसके कारण भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि लोग इतनी सीरियस डिजीज नहीं हो रही, वैक्सीन अपना काम कर रही है। और अडल्ट्स में तो हमने देखा है लगभग 70% हमारे देश में 2 डोज लग चुके हैं। अब बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गया है, 15 से 18 साल के बच्चों में डोज लगना शुरू हो गया है, इसका भी असर है। यही अगर ओमिक्रॉन कहीं मार्च अप्रैल में हुआ होता तो शायद हम ये बात नहीं कर रहे होते कि ये इतना माइल्ड है, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। सो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। पर आपने बहुत सही कहा, जैसे समय बीतेगा इसके बारे हमें और पता चलेगा। और एक और बात है, जीनोम सीक्वेंसिंग की आपने बात की। जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो वायरस है ये बदल के अपना रूप कुछ और बन जाएगा, उसका भी हमें जानकारी मिलनी जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, क्योंकि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन एक नए वेरिएंट की भी बात चल रही है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लांसलॉट का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर लांसलॉट, ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर महाजन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बूस्टर डोज लग रही है, सेकेंड डोज लग रही है, लेकिन 15 से 18 साल के बच्चों को इसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें भी इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। 1 साल 2 साल इस तरह के जो उम्र वर्ग वाले बच्चे हैं उनको भी इंफेक्शन हो रहा है। ऐसे में कितना सतर्क रहना होगा? देखिए, जब सीरो प्रेवलेंस स्टडीज किए गए थे थोड़े महीने पहले, जहां बच्चों में टेस्ट किया गया था कि कितने बच्चों को एंटीबॉडीज है, तो लगभग 60% बच्चों के खून में ऑलरेडी एंटीबॉडीज थे, जिसका अर्थ ये है कि डेल्टा और अल्फा इन्फेक्शंस के दौरान भी काफी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे। तो बच्चे, हमने कभी बिलीव नहीं किया है कि बच्चे किसी तरह से इम्यून है ये वायरस में। और जब ये वायरस इतनी गति से फैल रहा है कि घर में सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो बच्चे भी बीमार डेफिनेटली होने वाले हैं। लेकिन द कंसोलिंग पार्ट, ये अच्छा बात ये है कि बच्चों में इलनेस जनरली काफी माइल्ड होता है। बच्चों में इलनेस ज्यादातर साधारण सर्दी या खांसी के बियॉन्ड नहीं जाता है, तो उनको यूजुअली 1-2 दिन सर्दी, 1-2 दिन का बुखार जैसे बच्चों में अक्सर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो हमें सतर्क तो रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन डेफिनेटली फैला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आइसोलेट करना ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, इम्पॉसिबल है छोटे बच्चों को आइसोलेट करना। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। एक बड़ा पैनल ऑफ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो कि इस वेरिएंट पे जानकारी दे रहा है, किस तरीके से टेस्टिंग करानी चाहिए, कैसे संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए सावधानी और ज्यादा जरूरी हो गई है। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं वो लेटर, वो पत्र जो दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को फिक्की ने लिखा है। क्या है इस लेटर का मजमून, ये देख लीजिए। क्वारंटीन की समय सीमा खासकर होम आइसोलेशन वालों के लिए 5 दिन, कोविड संक्रमित के संपर्क में आने वालों को ट्रेस करने में संसाधन व्यर्थ करना सही नहीं है। इस तमाम सुझाव दरअसल दिए गए हैं फिक्की की ओर से। हर कोविड संक्रमित के जीनोम सीक्वेंसिंग की जगह कुछ ही के सैंपल भेजे जाएं। कोविड केस के नंबर्स के आधार पर आवाजाही पर पाबंदी लगाना सही नहीं है। अस्पताल में मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की जरूरत आदि से तय हो आवाजाही पर पाबंदी। आम जनता के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज का इंतजाम किया जाए। ये सुझाव दिए गए हैं फिक्की की ओर से। लंबे समय से बंद स्कूलों को देखते हुए 12 से ज्यादा आयु वर्ग के लिए अब होम और टीकाकरण के लिए जरूरी है। एसिम्टोमेटिक
जो लोग हैं उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सभी सुझाव स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए चिट्ठी के माध्यम से। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर लाल आपका रुख करते हुए, डॉक्टर लाल आपसे समझना चाहेंगे कि बूस्टर डोज के लिए अब 60+ से ज्यादा उम्र वर्ग के लोगों को SMS के जरिए बताया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है बूस्टर डोज का, लेकिन उनके मन में संशय ये है कि जब हम जाएंगे उस वैक्सीनेशन सेंटर में तो एक लंबी कतार का सामना ना करना पड़े, ऐसा ना हो कि हम संक्रमित नहीं है वहां जाने से संक्रमित हो जाएं, ये संशय और डर उनके मन में है। देखिए जी, आपको कम से कम ये चीज बैलेंस करनी होती है कि अगर आपके लिए बूस्टर डोज है तो बूस्टर डोज के लिए आपको सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा, या प्राइवेट आप अस्पताल में भी जा सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको सिर्फ सरकारी अस्पताल में जाना है या सरकारी स्कूलों में जाना है। तो दिस इज अ नॉन एंटिटी। हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वहां जाके हम और इन्फेक्ट हो जाएंगे तो इसलिए हम बूस्टर ना लें। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और जो सेकंड डोज है ये अनिवार्य है। आपको इस वक्त जो आंकड़े हैं वो इंडिया में सिर्फ 45% पॉजिटिविटी हुई है सेकंड डोज की। जब तक ये 60-65% नहीं पहुंचेगी आपका खतरा टलेगा नहीं। अभी आपने बॉम्बे से आपने कहानी सुनी होगी, ये स्टोरी आई होगी कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो मैक्सिमम वहां पे बेड्स ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट चीज ये है कि जो बूस्टर जब लगना ही है तो ये पहले जो एज बाउंड है 60 इयर्स एंड अबव, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है या उनको कोई और प्रॉब्लम है, या फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 20-20, 25-25 डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स अब कोविड से सफर कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज ये आती है कि 15 और 18 साल के लिए हमने खोल दिया है, तो इनको जितनी जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा है। और ये फिकी की एक रिकमेंडेशन है कि ये 15 से 18 साल तक को ना ही पकड़ते हुए कम से कम आप 12 साल से ऊपर भी करें, ताकि आपके स्कूल खोलें। और स्कूल में यहाँ के कई दिल्ली के स्कूलों में आजकल कितने महीनों से पढ़ाई बंद हो चुकी है, तो ये भी चीज गलत है। तो हमारी तरफ से बिल्कुल बूस्टर बहुत जरूरी है। जिनका सेकंड डोज अभी रह गया उनको सेकंड डोज लगवाइए, और 15 और 18 साल और हो सके तो 12 साल के बच्चों से इनको भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर लाल, ये महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं दरअसल क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर भी डर और सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार जब तक बूस्टर डोज लगे तब तक हो सकता है वो संक्रमित ही हो जाएं। डॉक्टर आलोक राय, इसी पर आपसे सवाल लेते हुए कि जिस तरीके से डॉक्टर लाल ये जानकारी दे रहे हैं कि 15 से 18 साल तो आपने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, लेकिन 15 साल से कम उम्र पे क्या आपने एक्शन लिया है, वो एक्शन दरअसल जल्द से जल्द तय होना चाहिए। साथ ही साथ जो फिक्की की रिकमेंडेशंस हैं उस पर भी मैं आना चाहूंगी। फिक्की के रिकमेंडेशंस में कहा गया है कि 5 दिन का आइसोलेशन पीरियड कर दिया जाए। ऐसे में जिन लोगों को 5 दिन से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, जिन लोगों के गले में खराश बनी हुई है, दर्द है, फीवर है, उनके लिए तो ये आइसोलेशन पीरियड और ज्यादा होना चाहिए। पहला प्रश्न आपका जो था कि जो है बूस्टर डोज, ये जो वैक्सीनेशन हम 18 से 15 से कम ले जाएं, बहुत सही है, क्योंकि 12 वर्ष तक ले जाने से हम स्कूल खोल सकेंगे। और आपने जो कहा है, जो फिक्की ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, बहुत ही वैलिड है और जेन्युइन है, करना चाहिए। हम जितना कम उम्र के लोग वैक्सीनेट करेंगे उतनी ज्यादा संख्या इस देश की जो है वैक्सीनेटेड होगी और हमारे लिए पेंडेमिक को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात जो हमने कहा है, फिक्की ने जो रिकमेंड किया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को करके क्या फायदा, सही कहा है, क्योंकि अनलेस एक खास, जैसे डॉक्टर लाल ने पहले कहा, एक खास सिचुएशन है कि घर में 4 लोग हैं, 3 पॉजिटिव है, 1 एसिम्प्टोमेटिक है, तो उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हम सारे एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन को का हम टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे देश का जो इस समय जो उपलब्धियां हैं, जो टेस्टिंग करने की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो शायद कोलैप्स कर जाएंगी, गिर जाएंगी। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक लोगों को अगर हम ना ही करें तो अच्छा है। तीसरी बात जो आपने मुझसे कही कि जो है हम लोगों ने 5 दिन कहा है उन लोगों को जिनको माइल्ड सिम्टम्स है। अगर किसी को सिम्टम है तो आप तो उसको घर में नहीं, अस्पताल घर में नहीं रख सकते ना, उसको घर में रखना ही पड़ेगा। हम मजबूर उसको घर में रखने के लिए, उसको आइसोलेशन में रखने के लिए, अगर सिम्टम एक्टिव एंड पॉजिटिव है तो। बट बहुत कम लोगों में, सबसे बड़ी बात जो ओमिक्रॉन की समय है
कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है और ऑक्सीजन की डिमांड तो ऑलमोस्ट नील के बराबर है, एंड डेथ ऑल्सो इज वेरी वेरी लो अनलेस इट्स अ सीरियस कोमॉर्बिडिटी। तो जैसे अब एक अगर आपके सामने अफ्रीका की बात करें जहां पे ये शुरू हुआ था, वहां पे इन्होंने जो है कुछ चीजें निकाली है, नया प्रोटोकॉल निकाला है, वो मैं आप सामने कहना चाहूंगा कि एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केस को आइसोलेट मत करिए। अगर एसिम्प्टोमेटिक है और पॉजिटिव है, वो तो यहां तक पहुंच गए कि उनको आइसोलेट भी मत करिए। कह रहे हैं खाली माइल्ड और सिम्टम और मॉडरेट सिम्टोमेटिक को 8 दिन रखिए, और जो लोग कोई फैमिली के लिए कांटेक्ट के लिए जहां पे पॉजिटिव है, क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, उनके केस गिरते जा रहे हैं, उनके यहाँ ओमिक्रॉन की जो प्रवाह है वो बहुत कम हो गया है पहले से। तो ये सब चीजें जो हम लोगों ने रिकमेंड की है सरकार को, वो ये सब ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि हमारे देश में क्या सुविधा उपलब्ध है, वेव की कंडीशन क्या है, ये सब सोच के हम लोगों ने कहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारी कंडीशंस अप्लाइड हैं। डॉक्टर आलोक, किस तरीके की पॉपुलेशन प्रेशर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ पर लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं, कई तो ऐसे हैं जो मास्क तक लगाने की जहमत नहीं उठाते हैं, तमाम फैक्टर्स इसमें अकाउंटेबल हैं। डॉक्टर महाजन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त जो संक्रमितों की संख्या में, 53% से ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो आंकड़े आ रहे हैं वो दरअसल सही है? क्योंकि वहां पर हो सकता है कि टेस्टिंग के लिए कम जा रहे हो लोग, वहां के जो नंबर्स हैं वो सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कब तक हम ये माने कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो पीक दर्शा पाएंगे, प्लेटो तक हम पहुंच पाएंगे, डिक्लाइन की स्टेज सही आ पाएगी? ये सब हम कैसे ध्यान में रखें डॉक्टर महाजन? आपने सही कहा नेहा कि जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी नंबर्स वहीं अधिक मिलेंगे, और जो बड़े मेट्रोज हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर, चेन्नई, वहां पे टेस्टिंग खूब हो रही है और वहां के नंबर्स हाई मिल रहे हैं। जो टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, वहां पे अगर टेस्टिंग कम होगी, नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फैला नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नक्शा देखें जो उन्होंने दर्शाया है कि केस कैसे फैले हैं, तो ये लगभग सारी कंट्री में फैल चुके हैं। ये वैसे नहीं था जैसे डेल्टा वेरिएंट जब आया तो किन्हीं जिलों में ज्यादा था, फिर वो धीरे धीरे फैला। यहाँ ये काफी जल्दी पूरे देश में फैल रहा है। और जहां तक बात रही इसके संक्रमण की, तो ये माइल्ड तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये माइल्ड इसके कारण भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम जितना वैक्सीनेटेड अधिक रहेंगे उतने हम बचे रहेंगे, माइल्ड डिजीज होगी। तो ये कहना सही नहीं है कि ये कुछ ही हिस्सों में देश में है, ये पूरे देश में फैला हुआ है। हाँ, कहीं अधिक है, कहीं कम है, बट इतनी जल्दी ये दिनों की रफ्तार में ये डबल हो जाता है। तो जहां पे अभी ये कम दिखा रहा है, वहां हम ये सोचें कि यहाँ के लोग बिल्कुल संक्रमित नहीं है, ये सही नहीं होगा। बिल्कुल, डॉक्टर लांसलॉट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लांसलॉट, क्योंकि मुंबई में ही सबसे ज्यादा नंबर्स इस वक्त हैं, हालांकि वहां पर जब पाबंदियां लगाई गई तो कुछ हद तक लगाम भी लगी, फिर धीरे धीरे जो नई गाइडलाइंस आई कि आप घर में ही आइसोलेट हो जाइए, सिम्टोमेटिक हैं तो टेस्ट मत करिए, सेल्फ टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल करिए, इससे भी काफी हद तक नंबर्स वहां पर अब कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या हम ये माने कि ये जो है एक संकेत है कि वहां पर नंबर्स पीक हो चुके हैं, या फिर वहां पर अभी जरूरत है कि और पाबंदियां ज्यादा लगाई जाए ताकि हम एक अलार्मिंग सिचुएशन की ओर ना बढ़ जाए? देखिए, टिपिकली कोई भी वेव में आप अगर देखो तो शुरुआत में जवान लोग जनरली इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि जवान लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। न्यू ईयर्स था, जो पार्टीज थे फॉर एग्जांपल, नाउ आफ्टर सम टाइम टिपिकली ये जवान लोग घर पे जाके अपने बुजुर्गों को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं, हाई रिस्क लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट अभी तक इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोला जा सकता है कि वी आर ओवर दिस एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बिकॉज टिपिकली कोविड में दूसरे हफ्ते में लोगों का डिटीरियरेशन होता है, ऑक्सीजन की जरूरत जो होती है वो टिपिकली दूसरे हफ्ते में होता है। हालांकि दुनिया भर में हमने देखा है कि 2 डोज वैक्सीन मिलने के बाद लोग जनरली माइल्ड बिहेव करते हैं, लोग जनरली डिटीरियरेट या आईसीयू की जरूरत इतनी नहीं होती है।
लेकिन जस्ट बाय द शेयर वॉल्यूम हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि अगर एक छोटा फ्रैक्शन को भी अगर बेड्स का और आईसीयू की जरूरत पड़े तो इट कैन बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आई थिंक पाबंदियां जरूरी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इतना नहीं कि लॉकडाउन हो या पैरालाइज करे, बट थिंग्स लाइक गैदरिंग शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल फॉर श्योर। यानी कि गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, ये एक बेसिक पाबंदी है जो हर संक्रमण में हमने देखी है, फेज 1 से लेकर अब फेज 3 जो थर्ड अब वेव आई है उसके दौरान भी यही कहा जा रहा है कि जो बेसिक्स है उनको याद रखिए। डॉक्टर लाल, आपसे क्लोजिंग रिमार्क में जानना चाहूंगी कि इस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आने वाले कितने दिन क्रूशियल हैं, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि 1 हफ्ता, 10 दिन, फरवरी, मार्च, कब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जाएगा? ये आपका जो सवाल है ये सारे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट लगे हुए इसको आंसर करने के लिए। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि लगता है कि ये वेव ज्यादा देर नहीं रहेगी अगर हम लोग अपने आप की देखभाल करें, अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रखें, और इंक्लूडिंग ये सिर्फ जनता पे ही नहीं असर करता, ये पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए, डॉक्टरों की बात माननी चाहिए। मैं इलेक्शन रैलीज की बात कर रहा हूं, 15 जनवरी तक तो वैसे ही बंद कर दी है लोग इलेक्शन कमीशन ने, पर हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट और बहुत सीरियस रिक्वेस्ट है कि जितनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सारी बड़ी पार्टीज को बैठ के इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठना चाहिए। और सपोज करो कि मेरे ही एक पार्टी है और मुझे लास्ट टाइम मुझे 100 इलेक्शन रैलीज सैंक्शन हुई थी, तो इस बारी वो 50 होनी चाहिए, आप उनको कम करिए, और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी भी आप थोड़ी बढ़ा दीजिए ताकि हर रोज ना करें। जब लोग बीमार हो जाएंगे तो इलेक्शन वाले दिन आएंगे ही नहीं। तीसरी बात यह है कि जिस वक्त वो लोग आते हैं इलेक्शन रैली अटेंड करने, उस वक्त आपके वर्कर्स, पार्टी के वर्कर्स, उनको अच्छा मास्क N95 मास्क दें, एंड मेक श्योर कि वहां पे जो भी लोग हैं सबने मास्क पहने हुए हैं। तो ये एक छोटी सी हमारी विनती है, पर ये सरकार के पास जानी चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे अमल करना चाहिए, फिर हम लोग सेफ हो सकते हैं। जो आप फिर चाह रही हैं, फिर ये जो वेव है ये कम हो जाएगी और हम बिल्कुल नॉर्मलसी पे जल्दी आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल और सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।